मार्क एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम इस क्लास में मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर के उस कंटेंट को कंप्लीट करेंगे जो 2023 सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है, क्योंकि पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से तो आ नहीं रहा, फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं आ रही और बहुत सारे थ्योरम्स भी नहीं आ रहे हैं हमारे पास। इसमें क्या क्या आ रहा है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्या क्या आ रहा है, एक तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जिसे हम थ्योरम 1.2 कहते हैं, ये आ रहा है। और फिर दूसरी थ्योरम है 1.3 और तीसरी 1.4। 1.4 तो ये वाली है, √2 इरेशनल नंबर है, इसे प्रूव करने वाली। ये दो चीजें आ रही हैं, इसको 1.4 को प्रूव करने के लिए थ्योरम 1.3 समझना जरूरी है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से हम बहुत सारे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं और 2-3 और क्वेश्चन जो हम प्रूव कर सकते हैं। तो अपना ये जो क्लास है ये टोटल ये 2023 के सीबीएसई बोर्ड के जो रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मतलब ये पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर जो फर्स्ट है उसे कवर नहीं करता है, सिर्फ वही कवर कर रहा है जो आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, बहुत छोटी सी बहुत इजी सी बात है। अच्छा ये तो पता ही है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, है ना। अच्छा बताना यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें कौन कौन से नंबर कंपोजिट है? 4 और 6, 8। वेरी गुड, मुझे भी लग रहा था 4, 6, 8, 10 मतलब 9 कहाँ गया? 9 कंपोजिट नहीं है, 9 भी कंपोजिट है। तो ये सभी कंपोजिट नंबर है। अब 2 नहीं है, ये प्राइम है, 3 प्राइम है। अब भाज्य संख्या कहते हैं प्राइम को। 5 प्राइम है, 7 प्राइम है और ये 4 कंपोजिट है, 6 कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की स्टेटमेंट क्या है वो आप यहां देख लीजिए और उसका मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूं। किसी भी कंपोजिट नंबर को, ये जो आपने यहां देखे हैं 4, 6, 8, 9 और 10, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जिन नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे 2 है, 2 के 2 ही तो फैक्टर हैं, एक 2 और एक 1 है। 3 के 2 फैक्टर हैं, 3 और 1 है, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब कितने भी हो सकते हैं वो नंबर पे डिपेंड करता है। अब 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 4, 2, 1 3 फैक्टर हो गए। 6 के क्या फैक्टर होंगे? 2, 3, 6 और 1 4 फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर क्या है ये तो मालूम चल गया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है जो 1.2 थ्योरम है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा यानी जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा वो यूनिक होगा, यानी कुछ और नहीं हो सकता, बस ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। एग्जाम्पल समझाता हूं इस बात को। देखो मान लो 12 एक प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तीनों प्राइम नंबर है या नहीं है? तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो और ये जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे कम। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसमें उनका जो प्रोडक्ट बनाते हैं प्राइम नंबर का वो यूनिक होता है, बस ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो आप। 12 का अगर आपको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखाना है तो 2 लिख के फिर 3 लिख दो और फिर 3 लिख के 2 लिख दो, ये तो मान सकते हैं कि हो गया, पर प्राइम नंबर तो 2 और 3 ही आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 12 को आप 2 इंटू 6 लिख दो, ये भी तो है कुछ अलग सा। लेकिन पहले मैंने आपको क्यों बताया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसलिए बताया ना कि आपके दिमाग में डाउट ना आए। क्या 6 एक कंपोजिट नंबर है? 6 एक कंपोजिट नंबर है
है ना, और हमें क्या करना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखाना है। तो 6 को और स्प्लिट करो ना, 2 इंटू 3। आपने यहां पर देखा 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका यूनिक होता है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट आप देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो एक देख लिया हमने। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर आते हैं उससे अपार्ट, यानी कि प्राइम फैक्टर का ऑर्डर वही चेंज हो सकता है पर प्राइम नंबर चेंज नहीं होंगे। प्राइम नंबर के आगे पीछे हो सकते हैं, प्राइम नंबर में आपने 2 को आगे लिख दिया, 3 को पीछे लिख दिया, या आगे लिख दिया 3 को, वो हो सकता है, पर प्राइम नंबर चेंज नहीं होंगे। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। एग्जाम में हो सकता है इसकी स्टेटमेंट पूछ ले, एमसीक्यू तो आ ही रहा है, उससे स्टेटमेंट में कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लें, तो आपको थ्योरम एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 6 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 6 भी तो कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, तो 2 इंटू 5। 1 को नहीं लिखना है इसमें। आप सोच रहे हो सर 1 क्यों इग्नोर कर रहे हो आप, ऐसे 10 को भी तो ऐसे लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 5। 1 तो सबके प्रोडक्ट में आ जाता है, और 1 कोई प्राइम नंबर नहीं है। 1 ना प्राइम है ना 1 कंपोजिट है, 1 नेचुरल नंबर में आता है, इसलिए 1 को नहीं लेना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, थ्योरम 1.2 क्लियर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यह कहती है कि, इसे हिंदी में कहते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो स्टेटमेंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम 1.3 जो है ना, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इर्रेशनलिटी वाले जो क्वेश्चन है, √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, इसको प्रूव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, इसलिए ये समझना जरूरी है। यहां बताया हुआ है लेट p बी ए प्राइम नंबर, यानी कोई अगर प्राइम नंबर p है और अगर p a² को डिवाइड करता है, देन जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। a कोई पॉजिटिव है, लेकिन p की शर्त यह है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। देखो प्राइम नंबर क्या होता है प्रधान जी, ध्यान दो, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2, 3, 5, 7, अगला 9 मत लिख देना, 11, 13, अगला 15 लिखोगे, 17। तो p इनमें से कुछ होना चाहिए, सो ऑन, प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर p a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, शर्त यह है कि p प्राइम नंबर हो। अब मैं इसे एक एग्जांपल लूं, 2 जो है ना 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 2 उसको डिवाइड कर देगा, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। ऐसे एक और प्राइम नंबर में 3 लेता हूं, 3 जो है 27 का स्क्वायर 729 होता है, उसको तो बड़ा हो जाएगा, बच्चे सोचेंगे इतना बड़ा क्यों सोच रहे हो सर। 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 3 81 को डिवाइड करता है, यानी 9 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। ये है थ्योरम 1.3। p ये, लेकिन ये प्राइम नंबर होना चाहिए, p प्राइम नंबर होना चाहिए, p है। अगर अपार्ट फ्रॉम प्राइम नंबर के लिए, देखो मैं आप एक बिना प्राइम नंबर लेके समझाने की कोशिश करता हूं। 4 है, हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा न, ये मतलब p को हम गलत लेके देखते हैं ना, एक 4 लेके देखते हैं, और ये 4 किसको डिवाइड कर देता है, किसी के स्क्वायर को, 10 के, हाँ ये देखो, ये रहा, ये जो 4 जो है 10 के स्क्वायर यानी 100 को डिवाइड करता है ना, तो क्या 10 को डिवाइड कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है ना। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने p को प्राइम लिया ही नहीं है। थ्योरम तो प्राइम नंबर की बात कर रही है, प्राइम नंबर में ये फेल नहीं होगा कहीं भी, आप प्राइम नंबर ले लो। पर जैसे मैंने एक कंपोजिट नंबर लिया 4 को, और मैंने देखा कि 4 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 100 को डिवाइड कर रहा है, पर ये 4 जो है 10 को थोड़ा डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे थ्योरम क्यों फेल हो रही है?
क्योंकि आपने इस 4 को प्राइम नंबर नहीं लिया है इसलिए फेल हो रही है। तो 1.3 थ्योरम का मेन कॉन्सेप्ट यही बच्चे भूल जाते हैं कि पी प्राइम नंबर होना चाहिए, तब वो किसी कंपोजिट नंबर के, किसी इंटीजर के, किसी के भी स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर रहा है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। शर्त इसके लिए नहीं है, ये ए जो है कुछ भी हो सकता है। ए देखो लिखा ना, ए वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर में थोड़ा लिखा हुआ है कि इवन लेना, ऑड लेना, कंपोजिट लेना, प्राइम लेना है, कुछ भी हो सकता है। ये तो ए कुछ भी हो सकता है, पर पी जो है प्राइम नंबर होना चाहिए, तब ये थ्योरम आपको प्रॉपरली अप्लाई हो जाती है। क्लियर है थ्योरम? लो इस थ्योरम का इस्तेमाल भी देख लो। इस क्लास में हमने एग्जाम्पल भी लिए हैं बच्चों और थ्योरम भी लिए हैं। जितना भी सिलेबस आ रहा है, कोशिश ये है कि इस क्लास के बाद आपको कहीं कुछ पढ़ना ना पड़े, कम से कम चैप्टर 1 के लिए। थ्योरम 1.4 को प्रूव करना है, √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल नंबर है, क्लास 9 से ही हमने जान लिया है, आज इसको प्रूव करते हैं। इसमें एक चीज और इस्तेमाल होती है बच्चों, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। भाई थ्योरम 1.3 इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी थ्योरम में, और साथ में को प्राइम नंबर क्या होते हैं इसको समझ लो। जिससे कि थ्योरम के बीच में इसको इस्तेमाल करूंगा तो आपको क्लियर रहे कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर तो पता है, मैंने आपको भी स्टार्टिंग बता दिया, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। बट को प्राइम नंबर क्या होते हैं? दो नंबर, जैसे कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 2 और 3 है, ये को प्राइम है, जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी दो नंबर जिनका HCF 1 हो, उन दोनों नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, दो नंबर जिनका HCF 1 हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब 4, 5 ये भी को प्राइम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा ना। ये जरूरी नहीं है कि इसमें दोनों नंबर प्राइम हो, दोनों नंबर प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, पर हाँ उनका HCF 1 से ज्यादा अलग कुछ नहीं होना चाहिए, उन नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर रहेगा ना? ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उन दो नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। याद रहेगा ये, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होना ही है। को प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है ना? दो को प्राइम नंबर एग्जांपल देना, को प्राइम नंबर का एग्जांपल दो। मतलब एक पेयर को प्राइम नंबर को एक तो होगा नहीं, जब तक दो नंबर नहीं होंगे तब तक आप को प्राइम कैसे बोल सकते हो किसी नंबर को? आप बताओ। 3, 5 आप बताओ। लगातार दो नंबर कोई भी ले लो को प्राइम ही है। 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15 सारे को प्राइम ही है। 20, 21, 29, 30, 100, 101, 7, 8 इनमें HCF 1 रहता है, और ये को प्राइम नंबर, यानी ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। देखो ये भी है 5 और 12, देखो एक प्राइम है और एक कंपोजिट है, लेकिन ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका HCF 1 है। चलो अब प्रूफ करते हैं इस थ्योरम को। अब ये जो थ्योरम प्रूफ होती है बच्चों, थ्योरम 1.3 का इस्तेमाल करेंगे, को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, और तरीका होता है इसे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं, यानी उल्टा मान लो। हमें प्रूफ करना है कि सामने वाला पर्सन ईमानदार है, ठीक है, और लोग कह रहे हैं चोर है, तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं चलो ये चोर है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं चोर है। और अब यहां पे चोरी हुई है, क्लास में चोरी हुई है, कोई कह रहा है कि सर वो कीबोर्ड चोरी हो गया, और सर ये बच्चा जो आगे बैठा था इसने चोरी किया है, मतलब इसको चोर साबित कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग, और हमें इसे ईमानदार प्रूफ करना है। थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं ठीक है बच्चा चोर है, पिछली क्लास की घटना है ये, मान लेते थोड़े समय के लिए कि कीबोर्ड उसने चुराया है, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि बच्चा उस दिन तो आया ही नहीं था। तो थोड़े समय के लिए मान लिया ना, फिर इन्वेस्टिगेशन की तो उस क्लास में तो वो आया ही नहीं था जिस क्लास में कीबोर्ड गायब हुआ है। तो थोड़े समय के लिए हम ये मान लेते हैं कि √2 जो है रैशनल नंबर है, बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, अभी थोड़े समय मान लेते हैं। इस मेथड को कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं, विरोधाभास विधि कहते हैं। उल्टा मान लो, जो प्रूफ करना है
उसी को मान लो कि हाँ चलो मान लिया, और उसका उल्टा जो प्रूफ करना है उसका उल्टा। लेट √2 बी आ रैशनल नंबर। माना √2 एक रैशनल नंबर है। अब अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है अगर, तो यार यहाँ क्लास 8 का कॉन्सेप्ट आ गया। पहली बार रैशनल नंबर क्लास 8 में आता है एनसीईआरटी में, कि किसी भी रैशनल नंबर को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। q 0 नहीं होता है और p और q इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स यानी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। तो अगर हमने माना √2 एक रैशनल नंबर है, इसका उल्टा इरैशनल का उल्टा इरैशनल, इरैशनल का उल्टा रैशनल मान लिया। अब अगर ये रैशनल है तो इसे p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। लेट √2 बी इरैशनल नंबर, देन √2 must be equal to p by q where q not equal to 0 and p and q are integers। p और q इंटीजर्स हैं। एक चीज और, अब ये जो p और q है जरूरी नहीं है को प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी में दोनों तरीके से बात की गई है। एक सवाल में तो बोला गया है कि मान लो ये को प्राइम नहीं है, p और q मान लो अगर इस स्थिति में है 4/10 है, तो 4 और 10 को प्राइम तो नहीं है, तो को प्राइम बना सकते हो आप। इसे कैसे बनाओगे? 2 से डिवाइड करके, HCF से डिवाइड करके, 2/5 बन गया को प्राइम। तो अगर p और q को प्राइम नहीं है तो इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इनको डिवाइड करके इनको हम को प्राइम बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। और कई बार डायरेक्ट ही लिख देते हैं बच्चों कि √2 इक्वल टू a अपॉन b, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। वो भी लिख दोगे तो कुछ गलत नहीं है। मैं तो भाई समझा के चल रहा हूं, मेरा काम तो दोनों बातें समझाना है, पूरा लंबा वाला भी मेथड भी और शॉर्टकट भी। इफ यहां लिख देता हूं मैं, इफ p एंड q आर नॉट को प्राइम, अगर ये को प्राइम नहीं है देन वी डिवाइड p एंड q बाई their HCF to get a upon b where ठीक है ना। तो ठीक है भाई, ये लाइन आप जरूरी लिखो मत लिखो। अगर ये लाइन नहीं लिखते हो, ये कह रहा था कि आप ये जो लाइन है लिख सकते हो, आपको बड़ी लग रही है मत लिखो, समझ लो, दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी, p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। √2 इक्वल टू p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। फिर ये लाइन आपको अगर अवॉइड करनी है तो आप पहले ही बता दो कि p और q को प्राइम है, यानी आप को प्राइम की फॉर्म में पहले ला चुके हो, चाहे p अपॉन q कर दो या a अपॉन b कर दो, ठीक है। तो अब हमने यहां पर लिखा √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर, पक्का ना? वैसे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है लगभग क्लियर है सबको। देख बेटा, √2 एक क्या कहते हैं इसे, हमें प्रूव करना है इरेशनल, और हम मान लेते हैं कि भैया उल्टा मान लो √2 रैशनल है। अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में भी आता है और q 0 नहीं होता, p और q इंटीजर होता है। अब आगे मैंने ये समझाया कि ये जो p बाई क्यू की फॉर्म है ना, ये जरूरी नहीं है कि हर बार को प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर वो को प्राइम की फॉर्म में नहीं है तो उनके HCF से डिवाइड कर दो। अब को प्राइम क्या होता है मैं आपको पहले बताया इसको थ्योरम से पहले। अगर को प्राइम की फॉर्म में नहीं है तो HCF से डिवाइड कर दो, तो वो जो नंबर नया आएगा वो a अपॉन b आ गया डिवाइड करने पर, जो कि को प्राइम नंबर है। अब इसके आगे अब करता हूं मैं आगे। अभी a और b को प्राइम है, यही आगे जाके गलत सिद्ध होगा,
और इसी से थ्योरम प्रूफ हो जाती है। अभी हम ए और बी को को प्राइम मान रहे हैं और यही आगे जाकर गलत होना है, क्योंकि ए और बी में कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। अभी तो को प्राइम का मतलब यह हुआ कि ए और बी में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 कॉमन फैक्टर है, सिर्फ 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी जब तक हम थ्योरम के एंड पे पहुंचेंगे इसमें 2 कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। ए और बी में एक तो 1 तो है ही, 2 भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा क्योंकि √2 प्रूफ कर रहे हो। और जब √3 प्रूफ करते हैं तो उसमें 3 कॉमन फैक्टर आ जाता है। √5 को प्रूफ करते हैं तो उसमें 5 कॉमन फैक्टर आ जाता है ए और बी के बीच में। बिल्कुल तीनों क्वेश्चन तीनों एक ही सेम तरीके से होंगे, केवल आप डिजिट बदलते जाओगे। √2, √3, √5 सब इसी तरह से होंगे। यहां पे √2 लिखा हुआ, आप √5 लिख दो, √3 लिख दो। अब ये बी को उधर भेजो, b √2 इज इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया b स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इनफैक्ट ये स्क्वायरिंग हमने यहां किया है। b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया और a स्क्वायर हो गया। अब यहां से थ्योरम 1.3 अप्लाई होती है। 2 क्या है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट 2 प्राइम नंबर है। अब देखो यहां पे ना ये 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है, यानी 2 का मल्टीप्लाई जब बी स्क्वायर से हो रहा है तो ए स्क्वायर आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2 का टेबल आपने बी स्क्वायर बार पढ़ा तो ए स्क्वायर आया है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 है, तो क्या ये 2 6 को डिवाइड 2 जो है 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है? करता है ना, और 3 भी करता है, पर हम 3 को इग्नोर मारो, बस इतना जानो कि 2 6 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां भी तो वही हो रहा है, यहां भी तो यही चीज हो रही है। 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इज इक्वल टू है ना, बिना डिवाइड के तो इज इक्वल टू आएगा नहीं। तो इसी चीज को यहां पर हम लिखते हैं, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन यूजिंग थ्योरम 1.3 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। जब 2 ए को डिवाइड ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ए को भी करेगा, क्योंकि थ्योरम ने यही बताया था हमें, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। पीछे 1.3 थ्योरम यही तो लगाई थी। अब 2 ए को डिवाइड कर रहा है, कितनी बार में कर रहा होगा? कुछ ना कुछ तो टेबल पढ़ना ही होगा। 2 ए स्क्वायर ए को डिवाइड कर रहा होगा 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, कितनी बार में तो डिवाइड करेगा ही करेगा वो। दैट मीन्स 2c इज इक्वल टू ए, मतलब c बार में मान लेते हैं कि कर रहा होगा वो, यानी 2 का टेबल जब c बार पढ़ेंगे तो a आ जाएगा। डिवाइड करने का मतलब ये हुआ, जैसे वहां पीछे एग्जांपल में मैंने जब आपको बताया था कि 2 इंटू 3 अगर 6 है, इसका मतलब 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है, कितनी बार में डिवाइड कर रहा है? 3 बार में। तो ये यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे वो c मान लिया, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि a क्या है, तो हम मान लेंगे c बार में से डिवाइड कर रहा है। c की जगह आप d मान लो, x मान लो, वो आपकी मर्जी है। अब ये जो वैल्यू है इसे हम यहाँ इक्वेशन पीछे पुट कर देंगे। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी यहां पर, ये वाले, यहां पर a की वैल्यू 2c रख देंगे। पुटिंग a is equal to 2c in इक्वेशन 1। तो वहां पर क्या था? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू थी 2c, तो 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दो पहले, 4 को डिवाइड हो रहा है ना, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2c स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। अब देखो उल्टा हो गया, जो स्थिति पहले आ रही थी कि 2 जो है a स्क्वायर डिवाइड कर रहा, अब यहां आ रहा है कि 2 इंटू सी स्क्वायर, 2 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। इसका मतलब 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब
ये बिल्कुल पिछले वाले का उल्टा ही तो हो रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये वाला, पहले 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, अब 2 इंटू सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है। 2 एक प्राइम नंबर है और 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 बी को भी डिवाइड करेगा। प्राइम नंबर की यही खास होती है, खास बात है कि अगर वो किसी नंबर के किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो इस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, 1.3 थ्योरम यही है। फिर से यहां पे लग गई थ्योरम 1.3, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन यूजिंग थ्योरम 1.3 2 also डिवाइड्स बी। ये क्या हो रहा है यार, सारा तो खेल खराब हो गया यहां पर। अब 2 पहले हमने कहा कि 2 ए को डिवाइड करता है, अब हमें कहना पड़ रहा है कि 2 बी को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ए और बी में कॉमन फैक्टर 2 है। इट इंप्लाइज दैट 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, 2 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर है। तो स्टार्टिंग में तो हमने कहा था 2 और ए और बी को प्राइम है, तो ये तो उल्टा हो रहा है। यहां पर को प्राइम मान के चल रहे थे, यहां पे कॉमन फैक्टर भी निकल के आ रहा है, यानी को प्राइम नहीं है। हेंस इट मीन्स ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 2 आ गया। अब ए और बी को प्राइम नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें इसलिए मिल रहा है, ये विरोधाभास हमें इसलिए मिल रहा है कि हमने स्टार्टिंग में ही गलत मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। अतः हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। ये है पूरा इसका आंसर। तो वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। हमें यह विरोधाभास इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने शुरू में ही गलत मान लिया। गलती तो हमने यही कर दी कि हमने उस बच्चे को थोड़े समय के लिए चोर मान लिया, जबकि वो बच्चा अब्सेंट था क्लास में जिस दिन कीबोर्ड की चोरी हुई। ठीक है ना, तो यहां पर ए और बी को हमने को प्राइम माना था, को प्राइम बनाया था डिवाइड करके, लेकिन यहां पे गलत हो रहा है। तो इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि आपने गलती शुरुआत में कर रखी है, इनकरेक्ट अजम्पशन है, आपने जो कल्पना की है वो गलत कल्पना की है। इसलिए अपनी कल्पना को सही करते हैं और मान लेते हैं √2 एक इरैशनल नंबर है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी होती है। चलो 100% चांस है, इट मीन्स ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो ये कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूं, वी आर नॉट नहीं, वी आर गेटिंग this contradiction because of our incorrect assumption. नहीं भाई नहीं, मैंने ये जरूर बोला है सत्यनारायण भगवान की जय, लेकिन ये थोड़ा कहा कि आप बातें शुरू कर दो। बच्चों को थोड़ा सा मुस्कुराहट लाने के बोला, पर ये नहीं कि आप क्लास डिस्टर्ब करना शुरू कर दो, आप शुरू हो जाओ बातें। इनकरेक्ट अब्जम्पशन, हेंस वी कंक्लूड दैट, बस लास्ट में लाइन लिख देना, हेंस वी कंक्लूड दैट √2 is an irrational number. ठीक है, ये था आपका बच्चों पूरा कैलकुलेशन प्रूफ। पहले हमने √2 को एक रैशनल नंबर माना है, अब कोई भी रैशनल नंबर होता है एक बार रिवीजन देख लो फटाफट,
10 सेकंड में। √2 का एक रैशनल नंबर माना है। अब कोई भी अगर रैशनल नंबर होता है तो उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। p और q अगर को प्राइम नहीं है तो उसको उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके को प्राइम बना दिया। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। वहां पे थ्योरम 1.2 लगा है 1.3 कि 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। फिर हम उससे आगे गए कि अगर a स्क्वायर डिवाइड करता है तो 2 a को भी करेगा। अब a को करेगा तो कितनी बार में करेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, c बार में करेगा। तो हमने मान लिया कि 2c इक्वल टू a होता है। इसी वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो यहाँ पे a की जगह 2c रख दिया, स्क्वायर कर दिया, 2 से डिवाइड किया, 4 को 2 आ गया। अब इस कंडीशन ये आ गई कि 2 इंटू सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब इसका मतलब 2 बी को भी डिवाइड करेगा क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे लिख दिया। अब a और b में 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। एक तो 1 तो था ही क्योंकि को प्राइम था वो, लेकिन 2 भी एक कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर 2 जो है वो a और b के बीच में कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन ये तो को प्राइम था, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये गलत चीज, ये विरोधाभास इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसे गलत एज्यूम कर लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। इसलिए हम अपने गलती को सुधारते हुए ये कंक्लूड करते हैं कि √2 एक इरैशनल नंबर है। ठीक है। अब √2 की जगह अगर √3 आ जाए या √5 आ जाए तो यही पैटर्न रहता है पूरा, क्योंकि उसमें जब स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा साइड में, इसमें आ गया, उसमें 3 आ जाएगा, यहां पर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, 5 वाले में 5 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट वाइज सब यही रहेगा। तो बच्चों अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है और यहां पर बोला हुआ है कि 4 रेज़ टू द पावर n, जहां n कोई नेचुरल नंबर है, यानी ये पावर कोई नेचुरल नंबर रहेगी। चेक करना है कि क्या किसी वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू है 4 रेज़ टू n की वैल्यू 0 पे एंड होगी। 0 पे एंड होने का मतलब क्या है? देखो, जैसे हम 4 की पावर 1 लें तो 4 ही आएगा, 4 की पावर 2 लें तो 16 आएगा, तो 6 पे एंड कर रहा है। 4 की पावर अगर 3 लेंगे तो 64 आएगा, 4 पे एंड कर रहा है। 4 की पावर 4 लें तो 256 आ जाएगा, तो 6 पे एंड कर रहा है। तो क्या कभी ऐसी कोई नौबत आएगी कि वो 0 पे एंड हो जाए n की किसी वैल्यू के लिए? बच्चे हाँ सर 4 की पावर 10 लेके ट्राई कर लो, क्योंकि 10 में 0 दिखता है ना, तो वो सोचते हैं कि शायद इससे 0 आ जाए, 0 से 0 आ जाए, या कहते हैं यार 4 5 20 होता है, 5 रख के चेक कर लो सर, क्योंकि 4 5 20 उनको दिखता है। पर ऐसे थोड़ी ना होता है, 4 को तो आप 5 बार लिखोगे, 4 का 5 से मल्टीप्लाई थोड़ा करोगे, या 4 का 10 से मल्टीप्लाई करके 40 थोड़ा करने वाले हो। 4 को 10 बार मल्टीप्लाई में लिखोगे, तो 10 बार लिखोगे तो वो आना इनमें से ही है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा, चाहे कितना ही कर लो। अगर पावर इवन रहेगी तो 6 आएगा, पावर ऑड रहेगी तो 4 आएगा, ये रहेगा कहानी। यानी n की वैल्यू अगर इवन नंबर लोगे तो 6 आएगा, स्क्वायर करके 6 आएगा, ऑड नंबर रहेगा 4 आएगा। ऑड नंबर का ये देखो ना 4 आ रहा है, एक और ऑड नंबर लेते हैं 4 की पावर 5, तो कितना आएगा? 24, 6 24 का 4, 2 कैरी ओवर, 4 24 2 क्या 4 में 20, 2 22 का 2 कैरी ओवर, 4 8 10, 4 आ गया। तो n की क्या किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे हमने 10 के लिए ट्राई करें या 100 के लिए ट्राई करें, तो क्या वो 0 पे एंड होगा? ये क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूं, आंसर तो समझाया नहीं मैंने। प्रश्न क्या है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 4 की पावर n की जगह पे कोई भी नंबर अगर लिखें और उसको कैलकुलेट करें तो क्या उसका जो कैलकुलेशन का आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगी? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है नो। क्यों? अब मैं लॉजिक समझा रहा हूं क्यों। देखो, अगर क्लास 6 में सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल आप एनसीईआरटी में देखते हैं, उससे पहले भी है डिविजिबिलिटी रूल। कौन से नंबर है जो जिसके यूनिट डिजिट पे अगर 0 हो तो किस से कट जाता है? 2 और 5 से, यानी 10 से, 2 और 5 से कट जाता है। अगर ये इसकी किसी भी पावर के लिए, किसी वैल्यू के लिए अगर ये 0 पर एंड होगा तो वो 2 से जरूर डिवाइड होगा और 5 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है। अब इसका जब 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n, क्या इसके प्राइम फैक्टर में कहीं 5 आ रहा है? 5 नहीं आ रहा है, तो 5 से कट कैसे जाएगा? अब अगर मान लो इसकी पावर में 2 इंटू 2 की पावर क्या बना दूं? 2 बना दूं,
तो 2 को 2 बार लिखोगे, इस वाले 2 को, और इस वाले 2 को भी 2 बार लिखोगे, यही तो मतलब है। तो ये इनका मल्टीप्लाई करके कहीं भी आएगा तो ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। बच्चे फिर भी सोच सकते हैं हाँ सर कट सकता है, अगर 2 5 बार हो जाए तो 5 से अरे 5 बार होगा तो 32 ही तो बनेगा। 2 5 10 थोड़ा करने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल बच्चों के नजरिए सोच आपसे डिस्कस कर रहा हूं, सोचकर। ऐसा भी करते हैं बच्चे, सोचने का काम। तो आप 2 को 2 बार लिख दिया, इस वाले 2 को, इस 2 को 2 बार लिख दिया, कहीं 5 आएगा? नहीं आएगा। अगर पावर 3 कर दोगे तब ये इस 2 को भी 3 बार लिखोगे और इस 2 को भी 3 बार लिखोगे, नहीं आएगा। 2 2 2 ही रिपीट होता रहेगा, कितनी पावर कर लो। जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा ही नहीं। किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, ये कहती है थ्योरम 1.2, अभी पढ़कर आए हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर में n की किसी भी वैल्यू के लिए 5 नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा इसलिए ये 0 पर एंड नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। देखो मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख दूं, इन प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 only 2 will come for any value of n, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 ही आएगा किसी वैल्यू के लेके, 5 will not come। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम, ये आपकी जो स्टेटमेंट है कुछ और हो सकती है, अपने हिसाब से कुछ भी सिंपल लिख दो, टीचर नंबर नहीं काटने वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डज नॉट कंटेन 5, therefore for any value of n it will not end with digit 0, क्योंकि 0 पे एंड होती है तो 5 से कटती है, और 5 से कटने के लिए प्राइम फैक्टर में भी 5 आना चाहिए। क्लास 6 में ना हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो नंबर है जैसे 12 है, ये किस किस से कट सकता है? 2 से, 4 से, मतलब जो इसके प्राइम फैक्टर में नंबर आ रहे हैं उनसे तो कटेगा ही ना। चाहे इसका पावर कुछ भी कर लो, इसकी पावर 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, पर ये 2 से और 3 से हर बार कटेगा किसी भी पावर के लिए, क्योंकि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है। तो ऐसे ही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो अब मैं नहीं कह रहा सिर्फ 2 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, और 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल 4 होता है ना। अब ये देखो ना 2 into 2, ये 4 से भी तो कटेगा किसी भी पावर के लिए। 12 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, पर 5 इसके प्राइम फैक्टर में नहीं है, इसलिए 5 से नहीं कटेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 डज नॉट कंटेन 5, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर any value of n it will not end with digit 0, it will not end with digit 0। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन कुछ नहीं है, केवल एक्सप्लेनेशन है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अप्लाई हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अभी एग्जांपल 6 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बच्चों वाले सवाल हैं, जो मेन सवाल था ना वो निकल गया आपका। √2 एक इरेशनल नंबर है इस चैप्टर का, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो यही था, वो निकल चुका है। अब तो हर हर बोले। देखो बेटा 6 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में 2 और 3, और 20 को लिख सकते हैं 2⁻2 और 5। तो एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर कर दिया आपने। एलसीएम में जो कॉमन नंबर होता है उसकी बड़ी पावर लेते हैं, ध्यान देना इस बात पर। 2 भी कॉमन है, ये 2 कॉमन है तो इसकी बड़ी पावर लो, और नॉन कॉमन सारे ले लेते हैं। कॉमन में सिर्फ एक ही लेते हैं जो बड़ी पावर वाला है दोनों में, और नॉन कॉमन सब ले लेते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और ये आपका 4
3 जा 12, 5 जा 16। एचसीएफ भी निकालना है, तो देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन नंबर लेते हैं, वो भी जिसकी पावर छोटी हो। नॉन कॉमन को इग्नोर करना होता है, वो नहीं आता एचसीएफ में। तो कॉमन नंबर 2 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, तो ये 1 वाला आएगा। एचसीएफ में छोटी पावर वाले लेते हैं दोनों कॉमन नंबर में, ये एचसीएफ 1 हो गया, एचसीएफ 2 हो गया, सॉरी। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 3 क्वेश्चन थे जो ना आपके इस चैप्टर के, तीनों इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करे हैं अभी। एलसीएम एचसीएफ वाला, वो 4 की पावर n वाला, और √2 एक इरेशनल नंबर है। बोर्ड के पेपर के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर से। एक और है इसमें 1.2 में आपने पहले भी पढ़ रखा है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी नंबर 1 इनटू नंबर 2, ये वाला भी होता है। एलसीएम और दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है उनके प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये भी यूज होता है इसी 1.2 एक्सरसाइज में। देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। एचसीएफ निकालना है, बाद में एलसीएम निकालना है। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना होगा, 24 4 जा होता है ना 96, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 या 96, ये हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 या 96, मतलब 2 raised to the power 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 96 का। अब 404 का, ये किससे पहले कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 101, ये है, मतलब 2 raised to the power 2 इंटू 101। 101 प्राइम नंबर है। अब क्या निकालना है पहले, एचसीएफ। एचसीएफ में कॉमन नंबर की छोटी पावर, कॉमन नंबर दोनों में 2 है और छोटी पावर क्या है 2, 2 raised to the power 2, यानी एचसीएफ 4 आ गया। एलसीएम निकालना है, एलसीएम लिए वो बताया था मेथड, या तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं जैसे अभी सिखाया, या दूसरा जो अभी बताया तरीका। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन नंबर में बड़ी पावर लो और नॉन कॉमन दोनों ले लो, ये भी लेना पड़ेगा और ये भी लेना होगा। 3 इंटू 101, भाई कॉमन में देख लो आप, ये दोनों में कॉमन में बड़ी पावर लेते हैं एलसीएम निकालते समय कॉमन नंबर की, और नॉन कॉमन नंबर तीनों जो भी हो सब ले लो प्रोडक्ट में। ये हो गया आपका एलसीएम। मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हो, 32 होगा ये और 303, तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो 303 में, 606 और 909, 6 9 6 9 9696, ये है। आप लोग कुछ कह रहे थे क्या, आवाज तो आई थी कुछ, तसल्ली रखो, करवा तो रहा हूं यार, मैं भाग गया क्या मैदान छोड़ के। ठीक है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसको पावर में लिख लो, फिर उसमें एचसीएफ निकालना हो तो कॉमन नंबर की छोटी पावर ले लो, नॉन कॉमन को इग्नोर करो, और एलसीएम निकालना हो तो कॉमन नंबर की बड़ी पावर लो और नॉन कॉमन को प्रोडक्ट में ले लो, वो एलसीएम होगा। और इसका दूसरा तरीका था कि वही जो मैंने आपको बताया, एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर को एचसीएफ से डिवाइड कर सकते हैं, मैं इसको दूसरे तरीके से भी करता हूं। देखो, एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर है 96 इंटू 404 और डिवाइडेड बाई एचसीएफ 101। अब मल्टीप्लाई कर दो 101 को 96 से, 606 909 6996, सेम आया नहीं आया। तो ये भी एक मेथड होता है, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके एचसीएफ से डिवाइड कर दो। 8th एग्जांपल है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 12 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही करवा रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, बस यहाँ 3 नंबर है, बस इतना फर्क है, 2 इंटू 3
और 72 को लिखेंगे 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। और 120 को लिख देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 8 तिया 24 24 पंजे 120। ये हो गया 2 रेज पावर 3 और 3 और 5। ठीक है, पावर की फॉर्म में दिखाना है। अब क्या निकालना है, दोनों चीजें। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन नंबर की बड़ी या छोटी, हाँ छोटी पावर, तो ये कॉमन नंबर सेम पावर है यहां तो, और यहां 3 कहां 6 है यार, जबरदस्ती। अच्छा ये वो सॉरी, धन्यवाद सर, क्या बात है यार, तुम छा रहे हो यार आजकल सिवा, एकदम दिमाग मतलब फोकस कर रखा है अपने बोर्ड पर, गलती होते ही सर को बताना है तुरंत। थैंक यू वेरी मच। अब हम तीनों में कॉमन देखेंगे, हमने ध्यान नहीं दिया। यहां पर 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। एचसीएफ में तो 1 ही लेना पड़ेगा, छोटी वाली पावर लेते हैं। और यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 1 लेंगे, तो एचसीएफ 6 आ गया। एलसीएम कॉमन नंबर में बड़ी पावर, इन तीनों में कॉमन जो है वो 2 की पावर 3 लेना है। ठीक है भाई, और दूसरा कॉमन नंबर 3 वाला है, तो 3 में ये 2 है पावर, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 वाले ले लो। एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं ना। नॉन कॉमन जो बच रहा है 5, उसे भी ले लो बेचारे को, उसे कहां छोड़ रहे हो, उसे ले लो, पार्टी में शामिल कर लो। तो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 8 9 और 5, ये आ गया 360, 72 पंजे 360। भाई अगला एग्जाम्पल है √3 को एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। तो भैया दोबारा मत सजा दो मुझे, ना खुद को दो, एक जैसे ही है। फिर से हम वही मानेंगे √3 एक रैशनल नंबर है, फिर कहेंगे ये कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो सकता है, फिर कहेंगे अगर p क्यू अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो उसे a बाई b की फॉर्म में लाएंगे डिवाइड करके, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, थ्योरम 1.2 अप्लाई करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख लो आप √2 को कैसे हमने प्रूव किया हुआ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्किप कर दें, ये कर सकते हैं, ये जरूरी है। ये मतलब ये भी रैशनल नंबर प्रूव करना है, पर ये सारे छोटे वाले हैं, ये छोटे हैं। आप यहां पर इसको इरेशनल प्रूव करना है। 9th क्लास में हम खूब डिस्कस करते हैं ये रैशनल इरेशनल है, और अगर 9th क्लास वाला मेथड लगा दिया ना तो टीचर इतना गुस्सा हो जाएगा, उसको इतना मिर्ची लग जाएगी, यार ये क्या बकवास कर रहा है बच्चा। लेकिन लगा सकते हैं 9th क्लास वाला मेथड, लगाना नहीं तो गुस्से हो जाएंगे टीचर। बताऊं क्यों, मैं बताऊं क्यों। देखो √3 की वैल्यू होती है 1.7320 ... मैं 9th क्लास वाला तरीका बता रहा हूं पहले आपको। अब इसमें से माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो 5.000 ऐसे करके जितने भी डिजिट है वहां उतने ले सकते हो। 1.7320 ... फिर माइनस करो, यहां 0, यहां 8, यहां पे 8 आ गया, तो यहां पे 9 में से 3 गया 6, 2 और यहां 4 में से गया 3 और ... ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये इरेशनल नंबर है, हो गया प्रूफ। लेकिन हमें यहां ऐसा नहीं करना है, ये 9th क्लास में हमने किया हुआ है, एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स में ऐसे किए हुए हैं। ठीक है, अब हम यहां पे कॉन्ट्राडिक्टिव मैथड से करेंगे। मतलब जिस नंबर का रैशनल जो है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो 9th क्लास का वो कॉन्सेप्ट था। अब यहां पे हम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। मान लेते हैं फिर से वही कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर की पहचान क्या है, रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें आप p बाई क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं। p और q इंटीजर्स होते हैं और q 0 नहीं होता है। ये p और q इंटीजर्स होते हैं, इस बात पे बच्चों गौर नहीं करते। इंटीजर अगर कुछ और भी आ जाता है तो सोचते हैं यार ये p बाई क्यू की फॉर्म है। क्योंकि 9th क्लास वालों डिस्कस करता हूं ना, एक आज सुबह डिस्कस कर रहा था मैं, √3/2 है, तो बोलो ये रैशनल नंबर है, तो कह रहा सर हाँ है।
क्योंकि सर देखो p मान लिया हमने √3 को और q मान लिया 2 को, और 2 0 है नहीं, तो ये रैशनल नंबर है। तो उसे याद दिलाना पड़ता है कि भाई p और q इंटीजर भी होने चाहिए, यानी माइनस प्लस के नंबर तो ले सकते हो, पर आप रूट थोड़ा लोगे, इरेशनल नंबर थोड़ा लोगे p की जगह पर। ठीक है, तो वो नंबर जो p बाई q की फॉर्म में आते हैं उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर, पर q 0 नहीं होना चाहिए और p q और इंटीजर होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं ये छोटा है, उसकी तरह ना बड़ा नहीं है √3 या √2 की तरह। लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, मान लेते हैं एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर है तो ये p बाई q की फॉर्म में भी आ जाएगा। 5 माइनस √3 इज इक्वल टू p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, p और q आर इंटीजर्स। चलो, तो यहां पर बच्चों ये हमने इसको एक रैशनल नंबर मान लिया और ये p बाई q की फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें गेम क्या होता है, मैं ये बता रहा था बच्चों, जब हमने 5 माइनस √3 को p बाई q की फॉर्म में मान लिया, ठीक है, अब सिर्फ जो उसके अंदर आपको रैशनल नंबर दिखे ना, जिसके बारे में आपको पहले से पता है, √2 रैशनल इरेशनल नंबर होता है, √3 इरेशनल नंबर होता है, √5 इरेशनल नंबर होता है, या √7 है तो वो उसको अलग करने का प्रयास करो नियमों को फॉलो करके। जैसे यहां पर ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, p बाई q इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये नियम है। 5 माइनस p बाई q इज इक्वल टू √3, ऐसे कर दो, यानी √3 को अलग करो, जो नंबर रूट में है इरेशनल नंबर उसको अलग करो। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, यहां पे इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5q माइनस p अपॉन q बराबर √3। अब यहां से स्टेटमेंट शुरू होता है, हो गया सॉल्यूशन। अब सिर्फ यहां से बताना है कि जो q है इंटीजर है, p इंटीजर है, q इंटीजर है, तो इंटीजर को प्लस माइनस करके और इंटीजर का डिवाइड करके हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब √3 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इक्वल में वो √3 दिख रहा है, ये तो गलत है। एक रैशनल हो एक इरेशनल हो, ये कैसे हो सकता है? और दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ये इक्वल नहीं हो सकते, तो ये हमें फिर कहां पे आगे अटक गए, ये शुरू में जो गलती कर दी है ना। तो यहां पे ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब है कि √3 भी रैशनल होना चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √3 इरेशनल है। यानी इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम ये पहले से हमें मान के चलना चाहिए कि हम पहले प्रूव कर चुके हैं √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल, √5 इरेशनल है, तो हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, ना कि √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो ये इरेशनल है और ये रैशनल है, इसको भी या तो इरेशनल होना चाहिए या इसको रैशनल होना चाहिए, जो कि दोनों में पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने रॉन्गली एज्यूम किया, गलत मान लिया कि वो भाई साहब रैशनल है, ये है ही इरेशनल, गलती से मान लिया था। गलती को सुधार करते हैं कि और फिर मान लेते हैं ये इरेशनल नंबर है ना। ये इट एम्प्लाइज दैट √3 इज रैशनल नंबर, मतलब इसके बाद ये लाइन है कि ये इंप्लाई करता है √3, क्योंकि इक्वल आ रहा है ना रैशनल नंबर के। इट एम्प्लाइज √3 इज रैशनल नंबर but we know that √3 is irrational. We are getting this contradiction because of our incorrect assumption. गलत तरह से मान ले रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है, इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं, hence we conclude that, hence वो लाइन आप खुद लिख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं है, hence we conclude that 5 minus √3 is irrational number. ठीक है, यहां पे एक लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। यह विरोधाभास हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने गलत मान लिया था
कि 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 है, शो कर रहा है 3 रूट 2 इज इरेशनल। इजी है ये वाला। देखो हम मान लेते हैं फिर से भाई, लेट 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। इसको हम एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो 3 रूट 2 अगर रैशनल है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हो सकता है, और क्यू जीरो नहीं होगा, और पी एंड क्यू आर इंटीजर। ठीक है, अब सिर्फ 3 को दिलाना है। रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन 3q, ये हो रहा है। ये p इंटीजर है, 3 इंटीजर है, q इंटीजर है, दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर बन रहा है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करके रैशनल नंबर आता है। इसका मतलब रूट 2 भी रैशनल नंबर है, बट वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 3 root 2 is rational number, hence we conclude that 3 root 2 is a rational number। ठीक है, अब स्टेटमेंट आप यहां से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे भाई, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है बच्चों। 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 5 20, 27 140, हो गया प्राइम फैक्टर। भाई इतना सा काम है। पहले बचपन वाला 78 आएगा, हाँ 2 7 14, 2 8 2 से 39, 3 से 13 और 13 से 1, तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 रेज़ टू पावर 2, 3 और 13, 3825। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 2 7 8 15 3 18, हाँ हो रहा है। इनका सम जो आना चाहिए वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, नहीं हो रहा। 3 1 जा, 3 2 जा, फिर 2 बचा, 3 7 जा, 3 5 जा, 12 अभी भी 3 से हो रहा है। 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, अभी भी 3 से 7 नहीं, अब नहीं हो रहा। 5 से 5 8 जा 40, 5 5 25, फिर 5 से 17, 17 से 1, तो ये आ रहा है 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2 और 17। ठीक है, 11 से 5 0 0 5, 5 से 1 0 0 1, अब ये 11 से जाएगा। 11 9 99, फिर 1 बचा, 11 11, अब ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 13। देखो कितने सारा हो रहा था। तो ये हो गया 5 7 11 और 13 का प्रोडक्ट है ये, 7429। और 437 किस, 19 2 जा 38 और 3 19 35, 19 3 जा 57, फिर 23 से, ये है इसका प्राइम फैक्टर आया 17 इंटू 19 इंटू 23। चेक कर लेना भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, यही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर वेरीफाई करना है। 26 का प्राइम फैक्टर कर दिया ये, और 91 का प्राइम फैक्टर किया 7 इंटू 13, तो एचसीएफ आएगा इसका 13, कॉमन है ना, और एलसीएम आएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, 14 इंटू 13, 13 चौके 52, 2 5 कैरी ओवर, 13 एकम 13 5 18, 182, ये एलसीएम आ रहा है और एचसीएफ आ रहा है। अब वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम है 13 इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम ये रहा, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 इंटू 91, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज वेरीफाई करनी है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और नंबर का प्रोडक्ट सेम आता है, कर लेते हैं मल्टीप्लाई।
आप इधर से कर लो, तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये रूल है, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसमें आप 5 और 10 का करो, 2 2 जा 4, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10। आप किसी से 2 से जाएगा 10 12, हाँ 2 नहीं 12 नहीं सॉरी 3 से जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, आप 5 से 17 बार 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का 2 दूनी 4 इंटू 23। तो एलसीएम में आ जाएगा 2 की पावर 2 है ना कॉमन नंबर में, और सारे नॉन कॉमन सारे आ जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 है बेटा। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 ये 4 हो गए, तो 12 5 60, इसका सबका प्रोडक्ट 60 हो गया, और इंटू 17 इंटू 23, तो 17 51 का 1 2 5 कैरी ओवर, 7 4 5 39 इंटू 16। अब 6 से कर दो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी ओवर 18 और 5 23 और 1 0 लगा दो, 23,460। ये तो एलसीएम है, अभी एचसीएफ बाकी है। एचसीएफ जो कॉमन नंबर है उसकी छोटी पावर, यानी 2 आ जाएगा, बस 2 ही आ रहा है, एचसीएफ 2 है। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये भी वेरीफाई करना है। एलसीएम है 23460 इंटू एचसीएफ 2 है, और नंबर है 510 इंटू 92, हाँ ये तो 46,920 आएगा, ये भी यही आ रहा है। नहीं कई बार हमने गलत किया हो कैलकुलेशन, तो सही है 46920, ठीक है भाई, हो गया वेरीफाई। अगला 336, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा, ये आ गया 1 2 3 4, और 54 हो जाएगा, 9 6 जा 54, ये 27 2 जा 54। अब एचसीएफ क्या होगा 2 और 3 यानी 6, एलसीएम क्या होगा 2 रेज पर 4 और 3 रेज पर 3 और 7, यानी कॉमन नंबर बड़ी पावर लेते हैं एलसीएम में, 16 27 और 7, 7 7 49 9 4 कैरी 7 14 18 और इंटू 16 16 16 30 3024, और एचसीएफ है 6 और नंबर है 336 इंटू 54। चेक करो, 6 4 24 का 4 और 2 कैरी ओवर, 6 2 2 12 और 2 14 का 4 1 कैरी ओवर 1 और 3 6 18 144। इनका प्रोडक्ट भी यही आएगा, विद्यार्थी स्वयं वेरीफाई करें। नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से वही काम है, 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का फैक्टर 3 इंटू 5 और 21 का फैक्टर 3 इंटू 7। तो एचसीएफ जो आएगा कॉमन, 3 कॉमन है, प्लीज प्लीज यार, ये यहां पे 3 कॉमन है और तो कुछ कॉमन है नहीं। एलसीएम 3 और 2 रेज पर 2 और 5 इंटू 7, तो ये 4 5 20 या 60 7 420 420, ठीक है। इसका अब नेक्स्ट, और भाई ये तो तीनों बिल्कुल अलग है, एचसीएफ तो 1 आएगा, सभी तीनों प्राइम नंबर है।
17 और 23 का प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं कोई, तो एचसीएफ इसका 1 होगा और एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। क्या रहेगा प्रोडक्ट बताओ, क्या 1133, ये है, तो ये एलसीएम हो गया। यहां भी बच्चों इनके जो प्राइम फैक्टर है एचसीएफ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसलिए एचसीएफ 1 है। एलसीएम इनका जो होगा प्रोडक्ट ही होगा, है ना। ये पता है क्या, तीनों नंबर को प्राइम नंबर में आ रहे हैं क्योंकि एचसीएफ 1 है, और को प्राइम नंबर का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट है, अगर नंबर को प्राइम है तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। 8 इंटू 9 इंटू 72, 72 इंटू 25, 25 दिन 50 के 0, 5 कैरी ओवर, 25 7 175 और 5 180, 1800। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्सेप्ट लगाना होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है केवल 2 नंबर के लिए है, 3 4 नंबर के लिए नहीं है, सिर्फ 2 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एड में दे रखा है एक फॉर्मूला, पर वो अभी सिलेबस में नहीं है तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो एलसीएम फाइंड करना है और हमें क्या दिया हुआ है, एचसीएफ। तो एलसीएम को ये रहने दो, मतलब एलसीएम को एलसीएम लिखा रहने दो, इंटू 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657, 9 से डिवाइड कर दो, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 से काटना है तो इसे काट दो, 9 7 जा 63 और कितना बचा 2, 27 होगा, 9 3 27। अब इनका मल्टीप्लाई करके बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। डबल 2 डबल 3 8, ये आ रहा है इसका प्रोडक्ट। 4th भी हो गया। अब नाउ वी हैव 5, ये वही वो 4 रेज़्ड टू पावर n का भाई है। तो जैसे उस भाई को सॉल्व किया, डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारी स्टेटमेंट सुनकर इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे स्किप कर दें, थोड़ा सा हिंट दे दें बस। देखो इसमें ना आप इसे करते हो तो 2 इंटू 3 पावर n है, अगर ये 0 पे एंड होगा तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 आना चाहिए था, पर इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 है, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, कुछ और हो भी नहीं सकता 6 का प्राइम फैक्टर में, 5 कभी नहीं आ सकता, पावर कितनी बना लो। इसलिए ये 0 पे एंड नहीं होगा, क्योंकि 5 नहीं आएगा तो ये 0 से 5 से कटेगा नहीं। अगर कोई नंबर 0 आता है तो 5 से जरूर डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो ये बाकी अगर आपको डिटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें, टाइम कोड दिया हुआ ना, टाइमलाइन, वहां जाके देख लें, एग्जाम्पल था ये। अगला बच्चों, यहाँ पे 6 में आपको ये दोनों नंबर, ये नंबर और ये नंबर को कंपोजिट प्रूव करना है। यहाँ फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अप्लाई होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखा सकते हो। तो ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ सम भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है। अगर ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता तो हम कहते थे ये तो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। यहाँ प्रोडक्ट या सम भी आ रहा है, इसलिए हम इसमें इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लेकर आएंगे, इसको अलग और इसको अलग, और फिर कह देंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे 13 कॉमा ले लो, 13 कॉमा ले लिया, 7 इंटू 11 प्लस 1 78 हो गया, 77 प्लस 1 78, और फिर इसका प्राइम फैक्टर कर दिया तो 2 इंटू 3 इंटू 13, ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो बच्चों ये आपका ये जो नंबर है सारे प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट जो होता है वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी 1.2 थ्योरम से दिस इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट अगर इस्तेमाल करें तो।
अब इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है, 5 कॉमन ले लो, ये दोनों 5 इधर आ रहा है, तो फिर ये 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये बचा है। इन सब का पूरा प्रोडक्ट कर दो, आपका 2 नहीं 2 12 12 चौक 48, 1008 प्लस 1, तो ये आएगा 5 इंटू 1009। ये 1009 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट जो होता है वो एक कंपोजिट नंबर होता है। ये थ्योरम 1.2 और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय इस बात को कहती है। ठीक है, भूत मतलब यहां पे कोई वो वाला भूत नहीं है जो आप सोच रहे हो, भूत का मतलब बेस, भूत का बेस भी कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मतलब फंडामेंटल बेसिक थ्योरम। चलो भाई 6th भी हो गया, अब 7। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं। बच्चों यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, और सोनिया ने उस स्पोर्ट्स फील्ड के 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने में, रवि 12 मिनट लेता है उसी पार्क के राउंड लगाने में। सोनिया ने वेट बढ़ा रखा हो भाई, सोनिया का वेट ज्यादा है क्या? ज्यादा ले रही है टाइम, वो 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट ले रहा है, और दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये मान लो एक सर्कुलर ग्राउंड है, यहाँ से सोनिया और रवि दोनों स्टार्ट करते हैं एक साथ दौड़ना, सुबह पार्क गए मॉर्निंग वॉक पे, तो रवि ने एक चक्कर लगाया 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, तीसरा चक्कर 36 मिनट में। नहीं, रवि ने 36 मिनट में कितने चक्कर लगा लिए? 3, यानी एक चक्कर 12 मिनट में लगाया। सोनिया बेचारी एक चक्कर लगाया उसने 18 मिनट लग गए, फिर दूसरा चक्कर लगाया उसने 36 मिनट लग गए, 18 टू 36 होता है, यानी सोनिया ने 36 मिनट में 2 राउंड लगाए हैं। तो ये दोनों, इसका मतलब 36 मिनट के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, और हाफते हाफते पूछेगी भाई तेरे कितने हो गए? वो कहेगा मेरे 3 हो गए, अरे मेरे अभी 2 ही हुए हैं, है ना, यही होगा ना। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे, शुरुआत अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ करते हैं तो दोनों एक ही पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसका मतलब हमें इसमें एलसीएम निकालना है, 12 और 18 का एलसीएम 36 ही होता है। तो ये कर लेंगे आप, विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। 2 3 जा 6 3 जा 18, एलसीएम में 2 की पावर 2 ले लो और 3 की पावर 3 ले लो, 9 4 जा 36, ये है। मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, बेचारी हाफते हाफते पूछ रही थी भाई तेरे कितने हो गए? भाई मेरे 2 ही हुए हैं। नेक्स्ट, क्या बात है, कंप्लीट होने वाला है यार, आप लोग तो पूरा करने वाले हैं मिशन को। √5 एक इरेशनल नंबर है, ये कैसे प्रूव करेंगे? डिस्क्रिप्शन में हमने √2 एक इरेशनल नंबर प्रूव कर रखा है, उसी मेथड से कर लेंगे। कर लोगे? टाइमलाइन दिया हुआ है नीचे, उसे टच करो, देखो कैसे होता है। हर जगह जहां पे 5 लिखा हुआ है, वहां जहां पे 2 लिखा हुआ है वहां 5 करते जाओ, सेम स्टेटमेंट को फॉलो करो। तो विद्यार्थी स्वयं करें इस बात को लिंक का इस्तेमाल करके। ये बता देते हैं, वैसे एग्जाम्पल में ये भी कर लिया था, पर ये छोटा है इसलिए बता देते हैं, बस अब कुछ मिनट की बात है। अब ये मान लो इसे हमें प्रूव करना है ये इरेशनल नंबर है, तो लेट कर लें, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो इसे आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और q 0 नहीं होगा, और p और q इज इंटीजर्स। अब बस इसमें मैं इसे दोबारा इसलिए करवा रहा हूं कि √5 को नियमों के अनुसार सबसे अलग करना है, नियमों के अनुसार। ऐसा नहीं कि किसी को उठा के फेंक दो उधर,
3 को उधर भेज दो तो क्या होगा वो देखना पड़ेगा। 3 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में √5 के साथ तो इधर डिवाइड में होगा। तो ये यही है नियमों के अनुसार, √5 को अलग करो तो P/Q और 3 इधर आके माइनस का हो गया 2√5, 3 इधर आके माइनस का। अब इस अगर 2 को हटाना चाहो तो हटा दो, लेकिन ऐसे करना पड़ेगा 1/2 ऐसे। तो मत करो ऐसे, मैं बता देता हूं आपको सिंपल वे में। हटाओ इसे, अभी रहने दो, पहले से सिंपल कर लो। P माइनस 3Q/Q, इसके नीचे Q नहीं था ना इसलिए मल्टीप्लाई करके अपॉन में आ जाता है। अब 2 ले आ सकते हो उधर, √5 = 2Q। पीछे हमने एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आगे की स्टेटमेंट क्या है आप जानते हो। P इंटीजर है, Q इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो इंटीजर के प्लस माइनस और डिवाइड से रैशनल नंबर बनेगा, और इसका मतलब है √5 एक रैशनल नंबर है, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। So we are getting this contradiction because of our incorrect assumption that this is a rational number. Hence we conclude that this is an irrational number. ठीक है, ये पूरी स्टेटमेंट आपको लिखनी होगी। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ करो मैं आपको करके दिखाता हूं। अब गड़बड़ क्या करोगे, आप कहोगे सर मान लेते हैं ये एक रैशनल नंबर है, बोलोगे नहीं, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर, है ना, यही कहोगे ना। फिर आप ये करोगे 1/√2 = P/Q लिख सकते हैं, Q 0 नहीं होता और PQ इंटीजर हो। यहां तक तो आप सब यही करोगे और कुछ गलत भी नहीं है, P and Q आर इंटीजर्स, यही करोगे। अब क्या गलती कर सकते हो वो बता रहा हूं आपको। अब यहां पे गलती ये करोगे कि इसको यहां ले जाओ भाई, 1/√2 सॉरी, मतलब इस √2 को अलग कैसे करें आप ही बताओ। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं हैं, या चलो मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, क्यों हटा करे मैं, इसीलिए तो मैंने इस क्वेश्चन को पकड़ा इसे। यहां पे इस क्वेश्चन में अटकेंगे, आसान तो है पर क्योंकि एक चीज भूल रहे हो आप लोग, पूछ लेता हूं, बताओ क्या करोगे अब इसको, क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। यार बड़े इंटेलिजेंट है बच्चे, तो पहले से सब पता है, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार। आपने बताया, अच्छा इन्होंने बताया, ओह माय गॉड, वेरी इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही कह रहा हूं। यहां पर रैशनलाइजेशन कर लेना चाहिए, नहीं गड़बड़ क्या होगी बताता हूं। इस √2 को अलग करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या रेसिप्रोकल कर सकते हो। मान लो रेसिप्रोकल किया तो आपने √2 ये कर दिया आपने, लेकिन मेरे भाई P तो 0 हो सकता है, P को किसने कहा 0 नहीं हो सकता। यहां पे गड़बड़ ये हो सकता है, अगर P 0 हुआ तो ये गेम खराब हो गया नहीं हो गया। यहां अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो ये गड़बड़ होगा कि P 0 हो सकता है और फिर ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, फिर ये नॉन डिफाइन, ये मतलब सवाल का पूरा काम खराब हो गया, आप नहीं प्रूव कर सकते इसे। और दूसरी गलती क्या होगी इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, बच्चे रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है कर लो, √2 का P से कर दोगे तो ये हो जाएगा P √2 और Q का 1 से करोगे Q। अब √2 = Q/P, फिर नीचे P आ गया, तो हमने यहाँ Q ≠ 0 बोला है, P तो 0 हो सकता है। अगर P 0 हो गया तो प्रॉब्लम आ गई ना। तो अब कैसे प्रूव करोगे कि ये जो है जरूरी है कि ये रैशनल नंबर ही हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर P 0 हो गया तो नॉन डिफाइन बन जाएगा ये। इसीलिए वो हमारे जो भैया है ना, बुद्धिमान भैया, उन्होंने जो बताया एकदम सही बताया, पहले रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, इन्हें रूट को ऊपर ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये खास बात थी जो औरों में हमने नहीं किया। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, P/Q। तो √2 में 2 = P/Q, आप 2 इधर ले जा सकते हो, तो √2 = 2P/Q। अब तो सही है, Q नीचे रहा तो Q 0 नहीं हो गए तो शर्त है। तो ये सभी क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये क्या है, रैशनल होना चाहिए, बट ये यहां पर रैशनल बन रहा है, इरेशनल होना चाहिए। तो ये सारी स्टेटमेंट पिछले वाले क्वेश्चन की रिपीट करोगे आप, ठीक है। ये तो आसान सा ही है, कुछ नहीं है इसमें। भाई एक बात और देख ले, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख रखा है। लेट 7√5 इज रैशनल नंबर, है ना। तो अब रैशनल नंबर है तो इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q 0 नहीं हो सकता है, तो √5 = P/7Q।
फिर वही स्टेटमेंट, ये रैशनल और ये रैशनल दोनों का मैच नहीं है, और ये मिसमैच इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया वो गलत किया है। मैच के नाम पे इसको आईपीएल का मैच याद आ रहा है। यस सर, मैच आरसीबी। अब ये भी, इसको भी आप रैशनल मान लो, 6 + 2√2 = P/Q होगा। अगर इससे आप रैशनल मान लेते हो तो, है ना, वो सारी स्टेटमेंट लिख दोगे तो √2 = क्या हो जाएगा, P/Q - 6, और ये 6Q/Q। फिर वही कहानी आ गई, रिपीट होने वाली, हो गया ना भाई। तो इस तरह से आपने ये एक शानदार चैप्टर पूरा किया है। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे एक नए शानदार चैप्टर में।